नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने एट पोस्ट अष्टा तहसील वारवा डिस्ट्रिक्ट सांगली से महाराष्ट्र से हूँ। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाना चाहिए। मेरे यहाँ जो मैं खेती करता हूँ उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, इसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज जो सब्जेक्ट है वो है रासायनिक खाद की मात्रा कौन सी, कितनी, कब और कैसे कैसे देना है, इसके बारे में आज कल 2 दिन में चर्चा करेंगे। लास्ट 4-5 दिन से जो मैं बोल रहा हूं उसमें से कई प्रश्न भी आ रहे हैं। कल के एपिसोड में हम ये प्रश्न के बारे में चर्चा भी करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो भी आप भेज सकते हैं, कल हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमने देखा कि पहले जमीन की उपजाऊपन अच्छी करनी है, उसके बाद में प्लांटेशन मेथड कैसा हो, इसके ऊपर बारे में हम चर्चा किया। अभी तीसरा पॉइंट आता है रासायनिक खाद की मात्रा कितनी, कौन सी, कब और कैसे कैसे देनी है, कितनी मात्रा फाइनल करनी है। इसके लिए महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने हमारे यहाँ टारगेटेड यील्ड इक्वेशन ऐसे करके 3 इक्वेशन निकाले हैं। एक है आड़साली प्लांटेशन के लिए टारगेटेड यील्ड इक्वेशन है, दूसरा प्री सीजन के लिए एक टारगेटेड यील्ड इक्वेशन है, और तीसरा जो है वो सीजनल टारगेटेड यील्ड इक्वेशन प्लस उसमें यही इक्वेशन हम रतून के लिए भी यूज करते हैं, रतून के लिए यूज करते हैं। अभी जो चल रही है बात वो आड़साली की प्लांटेशन के लिए है। पहले हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसमें एन, पी और के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश की मात्रा आती है। वो जो इक्वेशन होता है इसमें एक इक्वेशन में एन का इक्वेशन अलग होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है अपने जमीन में वो लिखना होता है। वैसे ही फास्फोरस की मात्रा लिखनी होती है, और तीसरा इक्वेशन होता है उसमें पोटेश की मात्रा लिखनी होती है। आगे जाकर और एक खुली जगह होती है, उसमें कितने टन प्रति हेक्टर एवरेज लेना है वो लिखना होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 250 टन प्रति हेक्टर, यानी 100 टन एकड़ के लिए मैं मात्रा निकालता हूँ, वो इसमें लिखना है। इक्वेशन फाइनल किया तो उसमें से निकलता है कि 250 टन प्रति हेक्टर लेने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटेश चाहिए, इसकी मात्रा आती है। ये मात्रा हम फाइनल करते हैं और यही मात्रा स्प्लिट करके हम उसको देते रहते हैं। पहले पहले तो कृषि विद्यापीठों ने ऐसे बोला था कि 4 स्प्लिट में सब मात्रा देनी है, यानी नाइट्रोजन देना है तो 4 स्प्लिट में होता है। पहला होता है 10%, दूसरा स्प्लिट होता है 6 से 8 अठौड़े में, वीक में 40%, तीसरा होता है 10 से 12 वीक में 10%, और जब अर्धिंग अप करते हैं तो फिर 40%। ऐसे नाइट्रोजन की मात्रा देना ऐसे विद्यापीठों ने तब से लिख कर रखा है। फास्फोरस और पोटेश की मात्रा 2 ही हिस्सा में देना होता है, एक प्लांटेशन से पहले और दूसरा अर्धिंग अप के टाइम पे, आधा आधा करके देना है करके। लेकिन जब टारगेट बढ़ाने लगे 40 टन से 50 टन, 60 टन, 70 टन, 80 टन, 100 टन हम जब आने लगे तो ये जो मात्रा निकलती है ये स्प्लिट करके देना है, ऐसे शुरुआत हो गई। अभी जब हम स्प्लिट करके मात्रा देने लगे तो कितनी बार ये स्प्लिट करना है इसके बारे में भी चर्चा आज हम करेंगे, और कौन सी कितनी मात्रा एवरेजली देना है ये देखना है। जब हम 100 टन की बात करते हैं, 100 टन के लिए प्रति एकड़ सॉरी 100 टन के लिए प्रति एकड़ में नाइट्रोजन यूरिया की मात्रा में हम देते हैं, वो होता है वो होता है करीबन 6 बैग। फास्फोरस हम देते हैं डीएपी के मात्रा से, वो होता है करीबन 6 बैग।
पोटेश की मात्रा देते हैं। पोटेश की मात्रा हर एक की जमीन में थोड़ी ज्यादा होती है, तो हम देते हैं 4 बैग, 4 या 5 बैग। और अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में थोड़ा सा और नाइट्रोजन देना होता है, 2 या 3 बैग वो देते हैं। ऐसी एक मात्रा होती है। इसमें से स्प्लिट करके 6-7 बार हम स्प्लिट करके देते हैं। सिर्फ एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश देने से कुछ होता नहीं है। उसके साथ में और 2 मात्राएं अलग अलग से देनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सालों से हमने देखा कि चलो कौन से भी फार्मर हो, वो पहले यूरिया कितना डालना है पूछता है, डीएपी या 10-26-26 या 12-32-16 हो या और कौन सा भी खाद हो, ये कितना डालना है यही पूछता है, या पोटेश और कितना देना है यही पूछता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ये और 2 बातें हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लेता ही नहीं है और देने के भी नहीं सोचता। हमने इस वैज्ञानिकों से जब बात की तो वैज्ञानिकों ने बोला कि 16 इसेंशियल एलिमेंट्स है, 16 इसेंशियल एलिमेंट्स है जो शुगर केन को सॉइल में से और हवा नेचुरली उसको मिलना चाहिए। 16 टोटल इसेंशियल एलिमेंट्स है, इसमें से एक भी अगर कम पड़ा तो उत्पादन ज्यादा नहीं आता। ये मैंने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया और वैज्ञानिकों ने मुझे ये समझा दिया। पहले 3 मात्रा जो होती है वो होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों मात्रा हमको देने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नेचुरली उसको मिलते हैं। वो जितना चाहिए उतना वो ले लेता है, खुद ले लेता है गन्ना, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। रह गए बाकी 13, इसमें से 3 हिस्से किए हैं। पहला जो 3 न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स, मुख्य तत्व बोलते हैं। और दूसरा 3 होते हैं, ऐसे 3 अलग अलग किए हैं। पहला 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे 3 को लिया है उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, और लास्ट में बचते हैं 7, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप सबको पता है मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश, 3 होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है, इसमें भी 3 होते हैं, एक कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम और तीसरा सल्फर यानी गंधक आता है। ये भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रहते हैं 7, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो यानी बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म लगते हैं, सूक्ष्म अन्न घटक ऐसे बोलते हैं। उसके नाम है, आप सब लोगों को पता भी है, फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ऐसे ये 7 तत्व होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे उसको बोलते हैं। यानी जमीन में देखिए क्या क्या देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश देना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर देना है, और ये 7 तत्व फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन जो होता है वो जमीन में से इतने 13 तत्व देने होते हैं। 13 इक्वल नहीं देना है, अलग अलग उसकी मात्रा होती है, उसके हिसाब से देना पड़ता है। ये मात्रा कैसे निकाली, ये मैंने पहले तो एनपीके की मात्रा बोला है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कितना देना है ये भी मैं बताने वाला हूं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने देना है ये भी बताने का है। लेकिन जब हम मिट्टी की परीक्षण करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, मृदा परीक्षण करते हैं, तो इसमें ये सब मात्राएं आती है। जब टेस्टिंग के लिए देना है तो उनको बोलना है कि मेजर, माइक्रो, सब न्यूट्रिएंट्स की हमको ये करके दे दीजिए करके। इसमें एनपीके जमीन में कितना है ये भी आता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं ये भी आता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं ये भी उसमें आता है। उसके हिसाब से अपने अभी 100 टन निकालने के लिए कितना देना है ये हम तय कर सकते हैं। ये जो मात्राएं सब आती है, इसमें मैंने शुरुआत जब की थी 1997-98 में, तब से सॉइल टेस्टिंग करना शुरुआत किया।
हर साल मैं 4-5 साल तक सॉइल टेस्टिंग करता रहा मेरी जमीन की। मेरे जमीन में वही वही रिपोर्ट आने लगे, तो एक दिमाग में बैठ गया कि इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटेश, ये इतना इसको देना है। फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स इतने इतने देने हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने देने हैं, ऐसे एक तय हो गया और इसी हिसाब से देने लगा। जब 100 टन प्रति एकड़ के बाद में 125 टन 150 टन का एक्सपेरिमेंट चला, तो और बार बार उसको टेस्टिंग करते रहे और इस टेस्टिंग के हिसाब से कितना कितना देना है ये बाद में तय होते रहा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश के बाद आता है कैल्शियम। प्रति एकड़ करीबन 20 किलो से 25 किलो कैल्शियम देना होता है। अगर कैल्शियम की मात्रा सॉइल टेस्टिंग में कम निकली तो, अगर ज्यादा मात्रा है तो देने की जरूरत नहीं, आखिर में एक आध बार थोड़ा सा देना पड़ता है या स्प्रे में से एक बार देना होता है। मैग्नीशियम की मात्रा भी वैसी है, अपने सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट में आता है कि मैग्नीशियम कितना होता है। अपने हर एक की जमीन में मीडियम लेवल मैग्नीशियम रहता है, करीबन 25 किलो से लेकर 50 किलो मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में मैग्नीशियम देना होता है। सल्फर होता है, इसकी मात्रा हर एक की जमीन में बहुत कम है। सल्फर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो भी चल सकता है, सल्फर के काम अलग अलग है, क्योंकि सल्फर सबसे बढ़िया काम ये करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फंजीसाइड करके भी ये काम करता है। जमीन में सल्फर देना बहुत जरूरी होता है। पानी अगर अटका रहा है, पानी का निस्सरण करने में भी सल्फर का थोड़ा बहुत हाथ होता है, यानी सल्फर देना जरूरी है। सल्फर करीबन प्रति एकड़ 30 किलो 30 किलो तक देना चाहिए, ऐसे होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी मात्रा अलग होती है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे किया, हर एक स्टेट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का सॉइल में टेस्टिंग करके कितना ही मात्रा में, एवरेज कितनी मात्रा में है ये देखा है, और हर एक स्टेट के लिए एक ग्रेड उन्होंने फाइनल किया है। ये 7 तत्व जो होते हैं, 7 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये 10 किलो की बैग में इनको पैक करके लिया है। इसमें फेरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जिंक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कॉपर कितना होना चाहिए, मैंगनीज कितना होना चाहिए, बोरॉन कितना होना चाहिए, ऐसे हर एक मात्रा का एक परसेंटेज तय किया है। और इसी परसेंटेज में इसको ग्रेड बोलते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में ग्रेड होता है सॉइल टेस्टिंग वाला, जैसे कि गुजरात में ग्रेड अलग होता है, जैसे कि यूपी में ग्रेड अलग होता है। हर एक स्टेट के लिए एक एक ग्रेड इन्होंने तय किया है। उसी ग्रेड में 10 किलो की बैग मार्केट में मिलती है। मैं ऐसी 3 बैग्स पूरे साल में यूज करता हूँ। 3 बैग्स, इसमें सब आता है, फेरस से लेकर आखिर में क्लोरीन तक, इसमें सब इसमें आता है। ये कॉम्प्लेक्स ही होता है, ऐसे ये सब देने होते हैं। ये फाइनल कैसे करना है इसके बारे में और चर्चा करनी ही है। आज मैं पहली इसमें एक इतने ऐसे बोलना चाहता हूँ कि जब शुगर केन का प्लांटेशन होता है, उससे पहले एक मात्रा केमिकल फर्टिलाइजर की या रासायनिक खाद की देनी होती है, उसको बोलते हैं बेसल डोज। कि बेसल डोज प्लांट गन्ने के टुकड़े, गन्ने के बीज जमीन में लगाने से पहले ये चास में डालने हैं या नाली में डालने हैं या फरो में डालने हैं, ये मिट्टी में मिक्स करके लेना है। उसके बाद बीज प्रक्रिया करके, यानी सीड ट्रीटमेंट करके गन्ने के बीज इस नाली में लगाने के हैं। ये बेसल डोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां जहां एरसाली प्लांटेशन अभी हो रहा है, होने वाला है, उसमें सब किसान भाइयों ने ये ध्यान में रखना है कि पहले बेसल डोज जमीन में डालना है और बाद में प्लांटेशन करना है। बेसल डोज बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। मेरे यहाँ जब अभी जून जुलाई में प्लांटेशन होगा तो बेसल डोज इसमें मैं दूंगा। मिट्टी की परीक्षण मेरे यहाँ होती है, उसके हिसाब से मुझे पता है कितना देना है। इसमें आता है नाइट्रोजन की मात्रा प्लांटेशन के टाइम में बहुत कम लगती है, 10% होते हैं, वैसे बहुत कम लगती है। नाइट्रोजन लगता है सिर्फ 10%, यानी मैं नाइट्रोजन वैसे ऊपर से नहीं देता, क्योंकि मैं यूज करता हूँ ये डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP यूज करता हूँ। DAP में 46% जैसे फास्फोरस होता है, वैसे 18% उसमें नाइट्रोजन भी होता है। 2 बैग DAP मैंने यूज किया तो 18 किलो नाइट्रोजन जमीन में जाता है, जो कि शुरुआत में जितना चाहिए उतना उसकी मात्रा पूरी हो जाती है।
गन्ने के उगाने के लिए, स्प्राउटिंग होने के लिए। यानी बेसल डोज में 2 बैग डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, 75 kg पोटैश, ये मात्रा मिक्स करके सॉइल में डालना बहुत जरूरी है। इसके साथ में हम दे सकते हैं सल्फर 15 kg, 15 kg सल्फर हम दे सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हम देते हैं यहाँ इसमें, लेकिन वैज्ञानिक बोलते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट NPK के साथ मिक्स करके मत दीजिए, उसको अलग से दे सकते हैं। या चिलेशन फॉर्म में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो आप दे सकते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, प्लांटेशन से पहले 8-10 दिन या 4-5 दिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा थोड़े से गोबर के खाद में, सूखे हुए गोबर के खाद में मिक्स करके रखते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़काव किया जाता है। 4-5 दिन ये ऐसे ही रहा तो उसको चिलेशन किया ऐसे बोलते हैं। तो ये मात्रा इसी टाइम पे हम दे सकते हैं। ऐसे करके हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसमें देते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हम सल्फर इसमें ही देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी इसमें ही हम डालते हैं, या अगला सेकंड जो फर्टिगेशन करना होता है उसमें भी हम दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बेसल डोज देना, इसमें फास्फोरस देना होता है और पोटैश देना होता है और सल्फर उसमें देना होता है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर DAP में नहीं देना है, 10-26-26 देना है तो 4 बैग 10-26-26 दीजिए। इसमें पोटैश और DAP देने की जरूरत नहीं, दोनों की मात्रा उसमें मिलती है। 12-32-16 12 32-16 अगर देना है तो 3 बैग 12-32-16 देना है। पोटैश आदि बैग उसमें साथ में मिक्स करना है। 15-15-15 अगर हमने देना है तो 6 बैग देने होते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ती है तो वो भी हम दे सकते हैं। अभी ऐसे अलग अलग फॉर्म में हम दे सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला जो बना है वो मैं कल आपको दिखाने वाला हूँ। केमिकल फर्टिलाइजर्स देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक हम जमीन की फर्टिलिटी नहीं अच्छी करते, जब तक हम उसमें सेंद्रीय खाद की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं, तब तक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता। बैक्टीरिया की संख्या जब तक जमीन में अच्छी नहीं होती है, तब तक केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा का उपयोग ठीक तरीके से नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी करिए, बाद में प्लांटेशन मेथड कैसे करना है इसके बारे में हमने चर्चा किया। अभी जो चल रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से, कितने, कब और कैसे कैसे डालने हैं, कल और परसों 2 दिन में हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।